पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? पढ़ेंगे नहीं तो याद कहाँ से होगी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम तत्पुरुष के 6 भेदों के बारे में जाना था, राइट? उसमें से कुछ बाकी रह गया था जो कि आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। 3rd है कर्मधारय समास। आइए उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। कर्मधारय का परिभाषा है कि जिन 2 पदों के बीच, ध्यान दीजिएगा, 2 पद, पहला पद और उत्तर पद होता है ना, बताया था। 2 पदों के बीच उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब ये उपमेय और उपमान क्या होती है? उपमेय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य से तुलना की जाती है, यानी अन्य मतलब दूसरे से, तुलना मतलब कंपेयर की जाती है। किसको? व्यक्ति या वस्तु को। तो किसी अन्य से, दूसरे से तुलना की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति से किसी वस्तु और व्यक्ति की तुलना की जाती है। यहाँ वस्तु व्यक्ति को दूसरे वस्तु व्यक्ति से तुलना की जाती है और उपमेय में किसी अन्य से कंपेयर करते हैं, राइट? पढ़ेंगे अलंकार, आगे बढ़ेंगे। अलंकार, ये उपमा उपमेय जो है वो अलंकार में आती है, आगे पढ़ेंगे। अब या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, इसको दोनों को रिलेशन में जोड़ा है। इसने कह रहा है इसका संबंध हो। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य क्या है? तो विशेष है जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषण बताता है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों का जो संबंध है, उपमान उपमेय का और विशेषण विशेष्य का, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। किसके? 2 पदों के बीच। आइए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कमल नयन। अब कमल क्या है? फूल का नाम है। नयन का मतलब क्या होता है? आँख। तो कमल के समान, ये 2 पद हो गया। कमल एक पद, पहला पद, और नयन क्या हो गया? उत्तर पद। कमल के समान नयन, ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? घनश्याम को ले लेते हैं। घन श्याम 2 पद है। 2 पदों के बीच में विशेषण और विशेष दोनों हो रहा है। उपमा उपमान उपमेय का जो संबंध हो, उसे हम कर्मधारय कहते हैं। तो घन के समान श्याम, यानी घन मतलब क्या होता है? बादल। और श्याम मतलब क्या होता है? श्याम कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो श्याम का वर्ण जो है, वर्ण मतलब रंग, तो उनका वर्ण क्या है? काला। तो बादल के समान काला। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ही जैसे नील गाय, महानायक, ऐसे शब्द को हम कर्मधारय समास कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से देखिएगा तो आप एग्जाम्पल को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? जैसे परिभाषा को देख लेते हैं। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, ध्यान दीजिएगा, पहला पद संख्यावाची हो लेकिन दूसरा पद समूहवाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहला पद क्या है? संख्यावाचक हो। संख्यावाचक किसे कहते हैं? संख्या क्या हो गया इंग्लिश में? काउंटिंग। लेकिन दूसरा पद समूह, समूह मतलब झुंड, भीड़। तो समूहवाचक हो। पहला पद में हमेशा काउंटिंग आएगी
और सेकंड दूसरा जो पद होगा उसका समूह होगा। तो जैसे तिरंगा। अब तिरंगा क्या होता है? झंडा होता है, 3 रंगों वाली, ऐसे बोलते हैं ना, 3 रंगों वाली कलर है इसलिए हम तिरंगा कहते हैं। 3 रंगों का समूह है इसलिए हम तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगा, अगर हम इसको शब्द को तिरंगा तो बोल देते हैं, इजीली बोल देते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम इसे विग्रह करते हैं तो क्या बोलेंगे? 3 रंगों का समूह होता है ना, केसरिया, वाइट, ग्रीन, तो 3 रंग हैं, तो रंगों का समूह यहाँ इसलिए कहलाया कि उसी झंडा में तीनों रंग जो है शामिल है, राइट। इसे हम क्या कहेंगे? झुंड, समूह, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो गया? 3, काउंटिंग आ गई, और दूसरा पद क्या हो गया? समूह। ऐसे शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे नवरात्र, अभी चल रही है नवरात्रि, तो नव क्या होता है? नव एक संस्कृत शब्द है, लेकिन अगर उसका काउंटिंग में देखेंगे तो नव का अर्थ होता है 9 दिन का नवरात्रि हम क्यों बोलते हैं? दशहरा के दिन नवरात्रि जो व्रत होती है, व्रत में क्या होता है कि 9 दिन का फास्टिंग होता है, तभी तो दशमी के दिन बलि चढ़ता है जो रावण को जलाया जाता है। तो नवरत्न ऐसे करके, तो नव क्या हो गया? 9, रात्रि रातों का समूह, यानी 9 रातों का समूह। तो ऐसे पद, पहला पद ध्यान रखना है द्विगु का, पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद समूहवाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है। ठीक उसी तरह पंचवटी, 5 वट मतलब पेड़, बरगद का पेड़ होता है, 5 मतलब काउंटिंग हो गया, पंच हो गया 5 और वट हो गया बरगद का, तो वहाँ पंचवटी कहलाता है। त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, अष्टद्रव 8 धातु का समूह। ऐसे ही शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं। समझ में आ गई होगी? चलिए बढ़ते हैं फोर्थ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास के दोनों खंड समान हो, यानी दोनों पद, खंड पद कुछ भी बोलिए, दोनों पद समास हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पद प्रधान हो, लेकिन उसको जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा? और, तथा, या, अथवा, ये शब्द जो है द्वंद्व समास में लगेगा। जब ये 4 शब्द जुड़ेंगे बीच में, कहाँ? बीच में, दोनों पदों के बीच में, दोनों शब्द समान होंगे, दोनों खंड समान होंगे, दोनों पद समान होंगे, समान प्रधान जो भी बोलिए, लेकिन दोनों के बीच में ये 4 शब्द आना चाहिए, और, तथा, या, अथवा। अगर ऐसे शब्द में लगता है तो यह शब्द द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात और दिन, आ गया ना, बीच में क्या आया? और दिन। रात दिन शब्द जब आपको पास आएगा प्रश्न में, तो वहाँ आपको विग्रह करके नहीं देगा, ध्यान आपको विग्रह करना होगा। और जब विग्रह करेंगे और या, तथा जब लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये द्वंद्व समास होगा। आपको प्रश्न में दिया रहेगा माता पिता, अब आपको हमको विग्रह करना है कि माता और पिता, बोलते हैं संस्कृत में श्लोक भी है, तुम्ही हो बंधुश्च सखा तुम्हें माता पिता। तो माता और पिता, तो माता और पिता, तो यहाँ और बीच में आ गया, ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अन्न जल, जीवन मरण, रुपया पैसा, हानि और लाभ, स्वर्ग और नरक। अच्छा, एक और है, इसको पहचानने का ट्रिक्स कि अपोजिट वर्ड होगा। जैसे भाई होगा तो बहन होगा, स्वर्ग होगा तो नरक होगा, हानि होगी तो लाभ होगा। 2 तरीके से आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। एक तो और, अथवा, या बीच में लगता हो तो द्वंद्व समास कहलाते हैं, या नहीं तो अपोजिट शब्द हो तब भी द्वंद्व समास ही कहलाएगा, लेकिन दोनों पद सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्ययी हो तथा
समस्त पद अव्यय बन जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद क्या है? अव्यय होना चाहिए, लेकिन समस्त पद अव्यय बन भी जाता हो, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। पहला पद अव्यय होना चाहिए, जैसे बे खटके, पहला पद क्या हो गया? बे खटके। दोनों अगर जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों क्या हो जाता है? अव्यय बन जाता है। कैसे बना? तो बे खटके को अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगी? बिना खटके के, बिना खटके के। उसी तरह यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। यथा क्या हो गया? पहला पद अव्यय है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों क्या बन जाता है? अब समस्त पद अव्यय बन जाता है। समस्त पद मतलब पूरा पद। तो यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, उसी से जुड़ा हुआ है ना। यथा पहला पद है, लेकिन अगर हम शक्ति है उसमें अगर विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार ना, तो दोनों पूरा जब समस्त पद बन जाता है तो यह पूरा अव्यय बन जाता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, हर दिन। इस तरह करके आपको अव्ययी भाव समास पहचाना जाता है। कई बार अव्ययी भाव समास में आपको, मैंने पहले बताया था, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो मैंने मैथ्स का बताया था, आवृत्ति होती है। जैसे रातों रात, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं, दोनों में कन्फ्यूजन है। द्वंद्व समास में भी रात दिन होगा, लेकिन यहाँ रातों रात है, वहाँ अपोजिट, इसीलिए मैंने बताया दो शब्दों से पहचाना जाता है द्वंद्व समास। यहाँ रात दिन आपको नहीं है, अपोजिट नहीं है, लेकिन रातों रात होगा, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रातों रात, मैंने तो बताया था कि रातों रात, रात दिन, ऐसे ही शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। नहीं 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 नहीं, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ है रातों रात, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपोजिट भी देखना है आपको। अगर यहाँ रात दिन होता तो द्वंद्व समास होती, लेकिन रातों रात फ्रीक्वेंसी है ना। तो रात ही रात, दिनों दिन, कुछ ही दिन, कानों कान, एक कान से दूसरे कान, रोज रोज, एक ही शब्द के जैसा, रोज रोज एक ही जैसा वर्ड हो, तो ये भी कहलाता है अव्ययी भाव समास। कई बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए, लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या कहता है? जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी संज्ञा तथा शब्दों की विशेषता बताए या विशेषण बताए, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, सब में हम पढ़ते आ रहे थे पहला पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं हो, परंतु समस्त पद का अर्थ एक विशेष संकेत करता हो। विशेष संकेत करता कहने का मतलब यह है कि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन एक खास अर्थ की विशेषता बताती है। आइए देख लेते हैं क्या विशेषता बताती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, लंबोदर। अब इसको हम विग्रह करेंगे। इसमें क्या है? लंबो, लंबो, इसमें कोई पहला पद आ रहा है? नहीं। दर, दर कोई आ रहा है? कोई पद है? आ रहा है? कोई पद है? ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो कोई दूसरा पद प्रधान है। तो वही तो डेफिनेशन हमको कह रही है कि जिस समस्त पद से में कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो इसमें बहुव्रीहि समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो इसका एक खास, एक विशेषता बताएगी, खास इसका एक अर्थ स्पष्ट करेगा। कैसे? लंबा है उदर जिसका। अब आपसे पूछ लें, सबका, प्रत्येक मनुष्य में इतने करोड़ों की जनता है, हमारे इन भारतवर्ष में, देश में इतना जनता है, किसी का ऐसा है सुने हैं कि लंबा है उदर है? किसी का पेट लंबा होता है? नहीं। लेकिन जिसका, अर्थात कोई एक खास पर्सन है जिसका होता है, वो है गणेश जी, राइट। तो एक अर्थ क्या किया? ना तो प्रधान, दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं हुआ, लेकिन एक खास अर्थ विशेष बता रहा है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है। ठीक उसी तरह दशानन, 10
10 क्या हो गया। अब यहाँ आपको एक और ट्रिक्स बताते हैं। वहाँ आपने द्विगु में काउंटिंग पढ़ा था, राइट, लेकिन यहाँ भी काउंटिंग है। 3 मतलब 3, दशानन 10, चतुर्भुज मतलब चतुर मतलब 4, एक दंत 1, ये सारे भी काउंटिंग में ही आते हैं। लेकिन जब हम द्विगु में क्या पढ़े थे, दूसरा समूहवाचक हो, यहाँ लेकिन समूहवाचक नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, खास अर्थ बता रहा है, विशेषता बता रही है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने क्लियरिटी बता दिया आपको कि ऐसा सवाल आएगा। तो डेफिनेशन को ध्यान मद्देनजर में रखते हुए आप अगर एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप डन कर लेंगे, राइट। चलिए, दशानन, 10 हैं आनन। अब सबके आनन, सबके पास आनन है क्या। आनन मतलब होता है मुख। अभी नवरात्रि चल रहा है तो दशहरे में हम क्या देखेंगे, रावण की जो पुतला को जलाया जाता है उसके 10 मुख हैं, राइट। तो सबके पास है क्या 10 मुख। प्रत्येक व्यक्ति, अगर हम पूरे पब्लिक को ले लेते हैं, करोड़ों की जनता को ले लेते हैं, तो किसी के पास 10 मुख नहीं है, लेकिन कोई खास एक पर्सन है जो कि उसके पास 10 मुख है, अर्थात रावण। तो इसने पद तो प्रधान है ही नहीं, लेकिन 10 क्या है, काउंटिंग है। लेकिन यहाँ देखना क्या है, विशेषता खास बता रहा, आनंद मतलब मुख, राइट। उसी तरह त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके शिव है ना, 3 आँखें, 2 आँखें कंपलसरी है। जब तीसरा नेत्र शिव का खुला तो आपको पता ही कितना उथल पुथल हो गया था। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। एक दंत, 1 है दांत जिसका, अर्थात गणेश जी। महादेव, महान है जो देव, शिव है। उसी तरह नीलकंठ, अब नील क्या है, कलर है, नीला है कंठ। अब किसी क्या है नीला कंठ, प्रत्येक व्यक्ति का होता है नहीं, वो खास पर्सन है जो कि शिव है, जो विष जो उन्होंने पिया था, उनका जहर पीने से वो कंठ जो है नीला हो गया था। तो कोई खास है, तो यहाँ एक विशेषता बता रही है। ऐसे शब्द को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो क्लियर है, आज समास कंप्लीट हो गया। आई होप कि मैं अच्छे से समझा सकी हूँ और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको एक कुछ रोचक तथ्य है उसके बारे में बताना चाहूँगी, वो आपको खास ध्यान देना होगा। कई समस्त पद बहुव्रीहि, कर्मधारय तथा द्विगु समासों के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि हमने इस पढ़ाई के दौरान बता दिया। कौन सा पद किस समास का उदाहरण है, यह निर्णय आपको करना है। कैसे करेंगे, उसको विग्रह करके ही किया जा सकता है, राइट। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पेचीदा सब्जेक्ट है, 3 अक्षर का समास है, मैंने बताया। वैसे ही ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ज़रूर। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न के साथ। तो चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।